हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए पुराने वीडियो का जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, मैंने होमवर्क दिए हुए थे, पहले तो उनका देखेंगे आंसर क्या आया है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में इकाई का अंक मुझे निकालना था। तो इकाई का अंक देखिए निकालना था, तो ये जो है इकाई का अंक इसमें आएगा 2। पहले वाले क्वेश्चन में इकाई का अंक 2 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन जो है 17 की पावर 199 प्लस 11 की पावर 199 माइनस 7 की पावर 199, इसमें इकाई का अंक आएगा 1। इसको आप मिला लीजिए। और तीसरे क्वेश्चन में इकाई का अंक आएगा 7। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना आएगा? 7 आएगा। और 2002 की पावर 2024 में 2 की पावर कितना हो जाएगा? 0। और 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 4। और जब 2 का तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। और ऐसे ही पांचवें क्वेश्चन में जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे तो आशा है कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है और उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने जो है क्वेश्चन आपको 5 दिए हुए थे। तो मुझे आशा है कि ये जो है 5 के 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। चलिए अब हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तब तक जो है आप इसको मिला लीजिए और फिर मैं इसको मिटा करके आपको नए टॉपिक की ओर ले चलता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने देखिए सुना होगा, किसी भी संख्या दे दी जाती है, जैसे मान लिया दे दिया जाता है 5 और 25 का, कह देते हैं कि इसका लासा निकालिए। लासा निकालिए या LCM निकालिए। और जैसे ही इसी को दे दिया जाता है, कह देते हैं इसका मासा भी निकालिए। मासा का मतलब होता है HCF निकालिए। HCF निकालिए। तो देखिए यहां पर 2 शब्द आते हैं, लासा और मासा। जैसे कि LCM और HCF, तो इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे HCF निकाला जाता है और कैसे LCM निकाला जाता है, इसका जो है जो मूल जो है रूप कहां से आया हुआ है। जो लासा इसको कहते हैं, लासा का मतलब होता है, लासा का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है लघुत्तम समापवर्त। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त। और मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। और देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF में जो होता है इसको कहते हैं हाईएस्ट HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जो लासा होता है इसको कहते हैं LCM। लासा को कहते हैं, क्या कहते हैं? LCM। और LCM का जो हिंदी में अनुवाद होता है वो लासा का होता है लघुत्तम समापवर्त। और जो मासा होता है, मासा को इंग्लिश में कहते हैं HCF। और हिंदी में इसको जो है इसका पूर्ण रूप होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो देखिए ये जो 2 शब्द इसमें लिखे हुए हैं, देखिए जो समापवर्त होता और यहां पे समापवर्तक, तो 2 शब्द है जो कि है, एक समापवर्त है और एक होता है समापवर्तक। तो पहले हम जो है इनको समापवर्त और समापवर्तक क्या होते हैं, इंग्लिश में जो है समापवर्त को मल्टीपल कहते हैं और जो है समापवर्तक को फैक्टर कहते हैं। तो ये देखेंगे कि ये कहां से जो LCM और HCF निकालते हैं, ये बना कहां से है और हम किस प्रकार से क्वेश्चंस में जो LCM HCF जो है, जो इनके जो है मूल धारणा जो है कहां से बना हुआ है, पहले ये देखेंगे कि जो है इसको बना हुआ कैसे निकालते हैं। उसके बाद में जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो शब्द है समापवर्तक। समापवर्तक जो होता है ये बना हुआ है अपवर्तक से। ये जो समापवर्तक शब्द है ये बना हुआ है अपवर्तक से। तो 2 चीजें हैं, अपवर्त और अपवर्तक। 2 चीजें हैं, अपवर्त और अपवर्तक।
तो उन्हीं अपवर्त और अपवर्तक को पहले हम देखेंगे। तो हमारी सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी अपवर्तक। अपवर्तक, अपवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। अपवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे कि मान लीजिए हमने जैसे एक संख्या ले ली 6, एक संख्या हमने ले ली 6। तो अपवर्तक ढूंढने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें यह देखना पड़ेगा कि 6 जो संख्या है, जो 6 संख्या है, ये किन किन संख्याओं से विभाजित होती है या किन किन संख्याओं के पहाड़े में आती है। तो ये देखेंगे हम कि 6 जो है वो किन किन संख्याओं के पहाड़े में आती है या किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। तो देखिए, कहेंगे सर जी जो 6 है वो 6 1 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती है? भाई बिल्कुल आती है। 1 छक्कम 6। फिर बताइए, देखिए 6 जो है वो किसके पहाड़े में आती है? 2 के भी पहाड़े में आती है। 2 तिहाई 6। अच्छा, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? 3 दूनी 6, 3 के भी पहाड़े में आती है। और किसी के पहाड़े में क्या आती है? 6। कहेंगे हाँ सर, 6 जो है वो 6 के भी पहाड़े में आती है। 6 जो है वो किसके पहाड़े में आती है? 6 के भी पहाड़े में आती है। तो जो 6 संख्या है, तो 6 संख्या 1 के भी पहाड़े में आती है और 2 के भी पहाड़े में आती है और 3 के भी पहाड़े में आती है और 6 के भी पहाड़े में आती है। तो जो 6 संख्या है वो 4 संख्याओं के पहाड़े में आती है। 1 छक्कम 6, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 और 6 कम 6। तो इसका मतलब यह हो गया कि 6 के कुल 4 फैक्टर हो सकते हैं। कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 4। 6 के कुल कितने अपवर्तक हो सकते हैं? तो 6 के अपवर्तकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 4 हो जाएगी। तो अगर हमें 6 के अपवर्तक लिखने हो तो 6 के अपवर्तक लिखना हो अगर जो, या 6 के फैक्टर लिखना हो तो 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? बताइए। 6 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3, 6। तो इन फैक्टरों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी इसकी संख्या 4। अब एक दूसरी संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या हमारे पास है, कोई भी संख्या है। अब मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5। 6 के बाद 4 ले लीजिए, 4। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 4, ठीक है। मान लीजिए संख्या है हमारे पास 4। अब देखिए 4 किस किस के पहाड़े में आता है? 4 क्या 1 के पहाड़े में आता है क्या? जी बिल्कुल, 4 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है। तो एक फैक्टर इसका हो गया। फिर बताइए, 4 क्या 2 के पहाड़े में आता है क्या? 4 1 के पहाड़े में आता है। 2 दूनी 4, तो 4 जो है वो 2 के भी पहाड़े में आता है। तो हमने लिख लिया 4 जो है वो 2 के भी पहाड़े में आता है। अब बताइए, 4 क्या 3 के पहाड़े में आता है? 4 3 के पहाड़े में नहीं आता है। और 4 4 के पहाड़े में आता है? जी बिल्कुल, 4 जो है वो 4 के भी पहाड़े में आता है। 1 चक्कू 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो इसका मतलब अगर 4 के अपवर्तक लिखना चाहे, 4 के अपवर्तक लिखना चाहे तो 4 का अपवर्तक क्या होगा? 1 2 और 4। 4 के अपवर्तक जो हो जाएंगे, 4 के अपवर्तक कितने हो जाएंगे? 1, 2, 4। तो ये हमारे जो है वो हो गए, क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्तक, किसी संख्या के अपवर्तक कैसे निकाले जाते हैं। जिस संख्या से वो संख्या विभाजित हो जा रही है, जो मेन संख्या है, जो संख्या जिन संख्याओं से विभाजित हो जा रही है, वे संख्याएं जो होती हैं वे सभी उसकी अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखे दे रहा हूं अपवर्तक की। अपवर्तक की परिभाषा होती है, अपवर्तक की परिभाषा होती है कि वे संख्याएं
जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। देखिए हम आपको जो है परिभाषा समझा दे रहे हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या को, वे संख्याएं ये वाली संख्याएं जो किसी संख्या को, कौन सी संख्या को, ये वाली संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। देखिए ये इसको काटेगी, बिल्कुल काटेगी। 2 काटेगी, बिल्कुल काटेगी। 2 तिहाई 6। 3 काटेगी इसको, बिल्कुल काटेगी। 3 दूनी 6। 6 काटेगी, जी बिल्कुल। 6 कम 6। तो ये संख्या क्या कर रही है, 6 को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। ये वाली जो संख्या है ये भी 4 को पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। तो वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, तो वही संख्याएं, वे संख्याएं उस संख्या की, किस संख्या की, जो दी गई संख्या है उसकी क्या कहलाती हैं, ये संख्याएं इसकी अपवर्तक है। तो 6 की अपवर्तक 1 2 3 4 ये संख्याएं इसकी अपवर्तक है। मुझे आशा है कि आपको जो है ये जो परिभाषा है वो समझ आ गई होगी। अच्छा, अब परिभाषा समझ में आ गई तो अब परिभाषा में हम बाद में, अब हम मान लीजिए ये आप जो है परिभाषा और यह जो है डायग्राम नोट कर लीजिए। देख लीजिए एक दो एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए हम जैसे लिखते हैं, इसके नीचे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 9 के अपवर्तक, जैसे 9 के अपवर्तक, तो 9 के अपवर्तक लिखना है। तो देखिए 9 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी, एक तो सभी संख्या को विभाजित करती ही है। एक जो संख्या है वो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, तो 1 करेगी। अब बताइए 2 विभाजित करेगी क्या 9 को? देखिए 9 जो होती है ये विषम संख्या होती है और 2 होती है सम संख्या होती है। तो कोई भी सम संख्या विषम संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगी। सम संख्या सम ही को विभाजित करती है, तो 2 को तो नहीं विभाजित करेगी। अब 9 को 3 विभाजित करेगा, 3 तिहाई 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब 3 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9 के अपवर्तक हो जाएगा। अब जो है अगली 3 के बाद में 4 विभाजित करती है, सब 4 विभाजित नहीं करती है। 4 सम है, 9 भी सम है। 5 विभाजित करती है, नहीं सर। देखिए 9 जो है वो 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10 होता है, नहीं आता है। फिर भाई 9 को 5 से भाग कराकर भी आप देख सकते हैं। विभाजित का मतलब क्या होता है, विभाजित का मतलब होता है कि उससे भाग चली जाए। 9 एक कम 5 एक कम 5, बचा कितना 4, अब 4 शेष हो जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा। तो 5 नहीं हुआ, 6 बताइए। अब देखिए 9 को 6 से विभाजित करके देखिए, 6 कम 6, 3 शेष बच गया, तब भी नहीं होगा। 7 भी नहीं काटेगा। देखिए 7 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 8 के पहाड़े में 9 आता, नहीं आता। अब 9 के खुद के पहाड़े में 9 आता है, जी बिल्कुल। 9 एक कम 9, तो 9 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, 9 के अपवर्तक होंगे 1 3 और 9, ये 9 के अपवर्तक हो जाएंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए हमने लिखा 12 के अपवर्तक, किसके अपवर्तक, 12 के अपवर्तक। बारह के अपवर्तक लिख लेते हैं। देखिए 12 के अपवर्तक, 12 जो है वो 1 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, जी बिल्कुल। 12 1 से विभाजित होता है, सभी संख्याएं 1 से विभाजित होती है, होता है। अब बताइए 12 क्या 2 से विभाजित होता है, जी 12 जो होती है वो सम संख्या होती है। अब 12 में इकाई का अंक क्या है, 2, 2 से विभाजित होता है, इसका मतलब क्या होगा, 2 12 2, 12 जो है 2 से 2 इसका अपवर्तक हो जाएगा। फिर 3
3 के पहाड़े में 12 आता है? जी बिल्कुल 12। 12 में अंकों का योग कितना हो गया? 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 संख्या विभाजित हो जाएगी। हमने आपको जो है विभाज्यता के नियम पढ़ा रखे हैं पुरानी वीडियो में, जो है आप देखेंगे तो विभाज्यता के नियम वाली जो वीडियो है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने पूरे विभाज्यता के नियम 1 से लगा करके 13 तक विभाज्यता के नियम जो है आपको बताए हुए हैं। तो 12 में अंकों का योग कितना हो गया? 2 और 1 3। 3 हो गया तो 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित होगी। फिर अगली देखिए, क्या 4 से विभाजित होती है? जी बिल्कुल। 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो 12 4 तिहाई 12, तो 4 से भी विभाजित होगी। फिर अगला बताइए, अगला बताइए, देखिए अगला बताइए इसका अपवर्तक। अगला हो जाएगा 5 के पहाड़े में, तो होगा नहीं। अब किसके? 6 के पहाड़े में 6 दूनी 12, या 12 को आप 6 से भाग करके भी देख सकते हैं। 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? 7। 7 विषम है, 12 सम नहीं होगा। फिर 8। 8 के पहाड़े में क्या आता है? 8 दूनी 16 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। 10 नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर 12 ही हो जाएगा स्वयं। तो 12 के देखिए अपवर्तक 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक निकल के आए। 12 के कितने अपवर्तक निकल के आए? 12 के अपवर्तक निकल के आए 6। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 12 को 1 भी विभाजित कर रहा है, 2 छक 12, 3 चक्कू 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी संख्याएं 12 को क्या करेंगी? पूर्णतः विभाजित करेंगी, अतः ये क्या हो जाएंगी? 12 की अपवर्तक हो जाएंगी। तो अब आप सीधे समझ लीजिए कि 12 अब किसी संख्या की अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उसके पहाड़, जो जिनके पहाड़े में वो संख्या आती है, या जो संख्याएं उसको काट दे, बस जो संख्याओं से उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए वे उसकी अपवर्तक होती हैं। ठीक है, जैसे 9 का देखा तो 1 से भी पूरा पूरा जा रहा भाग, 3 से भी जा रहा और 9 से भी जा रहा, पूरा पूरा भाग जाए तो वे क्या होगी? अपवर्तक हो जाएंगी। जैसे 6 में देखिए, 4 में 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा, 4 में पूरा पूरा जा रहा, 12 में देखिए 12 में 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा, 6 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा। तो जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाए वही लिखा हुआ वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। क्या करती हैं? पूर्णतः विभाजित। वे संख्याएं जो किसी संख्या को, ये संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं, वे संख्याएं उस संख्या की क्या कहलाती हैं? अपवर्तक। ये 6 की अपवर्तक ये संख्याएं हो जाएंगी। तो अपवर्तक का आप ये इतना नोट कर लीजिए, और फिर जो है मैं आपको अपवर्तक के कुछ गुण धर्म होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं बताता हूं। पहले आप जो है इसको इतना अपवर्तक का नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम देखेंगे फैक्टर के कुछ गुणधर्म क्या होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। तो उसको देखने से पहले हम 15 के फैक्टर लिख रहे हैं, हम 15 के फैक्टर लिख रहे हैं, 15 के अपवर्तक लिख रहे हैं, उन्हीं से हम जो है नियम बनाएंगे। देखिए 15 का पहला जो अपवर्तक होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 15 का जो पहला अपवर्तक होता है वो 1 होता है। तो हमें इससे जो निष्कर्ष मिला है वो हम निष्कर्ष लिखेंगे। हमें इससे जो क्या निष्कर्ष मिले हैं, निष्कर्ष जो है वो देखेंगे। तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष जो है वो ये है कि जो 1 होता है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। क्या होता है? 1 जो होता है, 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। 1 जो होता है वो सभी संख्या या प्रत्येक संख्या का क्या होता है? क्या होता है? अपवर्तक होता है। 1 जो होता है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक होता है। दूसरा देखिए, दूसरा नियम यह होता है कि अब देखिए जो 1 तो हो गया, अब इसका जो है अगर जो 15 है वो स्वयं से भी तो विभाजित होगी।
15 जो है वो किससे, स्वयं से भी तो विभाजित होगी। तो दूसरा नियम यह है कि जो अपवर्तक होता है स्वयं का क्या होता है, जो अपवर्तक, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। क्या होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। अपवर्तक मतलब फैक्टर। तो प्रत्येक संख्या जो होती है वो स्वयं की अपवर्तक होती है कि नहीं होती है, बताइए। प्रत्येक संख्या स्वयं से कटती है कि नहीं से कटती है, और एक से भी कटती है। तो एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक हो गया, लेकिन जो प्रत्येक संख्या है वो स्वयं का भी तो अपवर्तक होती है, ये स्वयं से भी कट जाती है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होती है, अपवर्तक होती है। तीसरा देखिए, तीसरा यह है कि जो अपवर्तक होता है, मान लीजिए इसका और कौन सा फैक्टर होगा, कौन सा अपवर्तक होगा, देखिए इसका अपवर्तक होगा 3 पचे 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 पचे 15। और इसका क्या अपवर्तक होगा, 3 के बाद में 4 से नहीं कटेगी, 4 से फिर 5 से कटेगी, हाँ बिल्कुल 5 यही 15। तो इसका एक अपवर्तक तो 1 हो जाएगा, दूसरा अपवर्तक 3 हो जाएगा, और तीसरा अपवर्तक कितना हो जाएगा, तीसरा इसका फैक्टर हो जाएगा 5, और चौथा इसका स्वयं 15। 5 से 6 में भी नहीं कटेगी, फिर 7 से भी नहीं कटेगी, फिर 8 से भी नहीं कटेगी, और 8 दूनी 16 ही होता है फिर। तो अब देखिए, तो क्या होता है, जो प्रत्येक अपवर्तक होता है वो क्या करता है, संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। तीसरा नियम यह है कि जो हर एक अपवर्तक होता है, प्रत्येक संख्या जो होती है वो अपने अपवर्तक से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक से पूर्णतः विभाजित होती है। प्रत्येक संख्या जो है वो अपने अपवर्तक से क्या होती है, पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। या इसका उल्टा हम कह सकते हैं कि अपवर्तक जो होता है वो संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। या हम लिखे दे रहे हैं, या प्रत्येक अपवर्तक अपनी संख्या को, प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या को, ये तो हमारी परिभाषा ही है कि जो अपवर्तक होता है वो क्या करता है, पूरी पूरी संख्या को विभाजित, प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या को या अपनी संख्या को क्या करता है, विभाजित करता है। जो भी अपवर्तक है उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, 3 भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, 15 भी पूरा पूरा, और 1 भी विभाजित करेगा। अच्छा, चौथा देखिए, चौथा नियम है ये, चौथा नियम ये हो जाएगा कि जो अपवर्तक है, क्या है, अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, वो सीमित होती है। किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, देखिए 1 2 3 4 ही है, तो ये सीमित है। तो किसी संख्या में, किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। क्योंकि कोई भी संख्या है वो कुछ ही संख्याओं से कटती है, ऐसा तो है नहीं कि वो सभी संख्याओं से कट जाएगी। तो जिन जिन संख्याओं से कटेगी वही उसके अपवर्तक हो जाएंगे, और उनकी संख्या क्या होती है, कुछ ही, जो भी संख्या होगी वो सीमित ही होगी। ऐसा तो नहीं है कि असीमित हो जाए, तो असीमित नहीं होगी, तो क्या होगा, सीमित होगी।
तो ये सीमित होती है। अच्छा, देखिए अब क्या नियम कोई रह गया है क्या? एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है और प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर किसी भी संख्या के अपवर्तकों की संख्या क्या होती है? वो सीमित होती है। अब मुझे नहीं लगता है कोई भी पॉइंट इसमें का जो है वो छूट गया है। तो ये अपवर्तकों की क्या हो गई? ये विशेषताएं हो गई। यह जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको सत्य और असत्य में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक नहीं होता है, तो इसमें आपको सत्य और असत्य लगाना है, और इसमें आपको जो है इस तरीके का चिन्ह लगाने को आ जाता है, सही या गलत का। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये आपसे जो है कथन वाले क्वेश्चनों में ये पूछ लिया जाता है। तो इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये चारों जो निष्कर्ष निकले हुए हैं, जो अपवर्तक की हमने परिभाषा पढ़ी है उसकी जो है ये क्या हुए? ये निष्कर्ष निकले हुए हैं। तो इन निष्कर्षों को जो है आप कॉपी पर अपनी नोट कर लीजिए। उसके बाद में मैं अभी जो है इसके कुछ क्वेश्चंस आपको हल करवाता हूं। प्यारे बच्चों, इसका एक जो है एक इसका नियम और रह गया है, वो जरा देख लीजिए। इसका जो 5वां नियम है, वो 5वां नियम यह है कि जो किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होते हैं, किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है या तो उस संख्या से छोटा होता है या उस संख्या के बराबर होता है। अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या है वो अपनी बड़ी संख्या से नहीं कट सकती है। क्या कोई भी संख्या अपनी बड़ी संख्या से कट सकती है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी संख्या, मान लीजिए अब जिसे यहाँ पे लिखा हुआ 25, तो क्या 25 से 15 कट जाएगा? पूर्णतः नहीं कट पाएगा। तो 25 से पूर्णतः नहीं कट पाएगा। इसलिए जो नियम है वो नियम है कि किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो या तो उस संख्या से छोटा होता है या तो उस संख्या के बराबर होता है। तो यही हम लिख लेंगे कि किसी भी संख्या के अपवर्तक या तो उस संख्या से छोटे होते हैं या बराबर होता है। लिखा हुआ किसी भी संख्या का अपवर्तक, किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है या तो उस संख्या से छोटा होता है या उस संख्या से बराबर होता है। किसी भी संख्या के, करिए यहां पर, के अपवर्तक या तो उस संख्या से छोटे होते हैं या उस संख्या के बराबर होते हैं, या उस संख्या के बराबर होता है। किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है या तो उस संख्या से छोटे होते हैं या उस संख्या के बराबर होता है, लेकिन उससे जो अपवर्तक है वो बड़ा नहीं हो सकता है। ये अपवर्तक के 5 नियम हो गए। इन 5 नियमों को आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, देखिए अपवर्तित का हमने जो है आपको जो भी पढ़ाया हुआ है उसी से संबंधित आपको 9 क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं। तो स्तंभ का को स्तंभ खा से क्या करना है? मिलान करना है। जैसे मैं आपको एक बताए दे रहा हूं, जैसे ये 15 है, तो अब 15 जो इधर लिखा हुआ है, अब इस इधर का ए है, इधर का आपको मिलाना हुआ है। तो देखिए 15 का किससे होगा? 1 3 5 15। तो 15 का 1 का सी से मिलान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 का मिलान कीजिएगा और 3 का भी इसी प्रकार से मिलान कीजिएगा। तो 15 का जैसे क्या हो गया? सी हो गया। अब जैसे दूसरा देख लीजिए 24 है, तो 24 का कौन सा होगा? 24 का ई वाला होगा। तो 2 को ई से आप मिलान करिएगा। तो इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। और मुझे आशा है कि आपको जो अपवर्तक मैंने आज पढ़ाया है वो पूरा जो है चैप्टर आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कक्षा 6 की ये जो हमारी गणित की किताब जो है
उसी से मैंने ये जो है आपका पार्ट से जो है पढ़ाया हुआ है। तो इससे आप जो भी सब क्वेश्चंस हैं उसको और भी आप क्वेश्चन जो है उसे किताब से लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी आगे की वीडियो जो है संबंधित इससे भी गणित की जो भी कोई वीडियो पड़े वो आपको जो है मिल जाए। और हमारे इस चैनल पे आपको नवोदय की पूरी तैयारी मिलेगी। तो जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हो उनको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे जो है। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। और जो है तब तक के लिए आप जो है क्या करिए कि अब जो है इसको वीडियो को पढ़िए और जो है इसको नोट भी कर लीजिए। और उसके बाद में जो है अपना खेलिए कूदिए और जो है हंसते मुस्कुराते रहिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपवर्त के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।